नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल कहानी घर यूट्यूब चैनल पर। मैं अपने कपड़ों को अलमारी में ठीक से रख रही थी कि तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, रेखा सुनो, तुम्हें अनाथालय की मालकिन बुला रही है, जाओ जाकर उनकी बात सुनकर आ जाओ। मेरी सहेली मुझे ये कहकर वहां से चली गई। मुझे हैरानी हुई कि आखिर मालकिन मुझे क्यों बुला रही है। वो औरत तो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती, और अब आज अचानक मुझे अपने पास बुलाने का उसका क्या मकसद हो सकता है। जरूर वो किसी बात या कमी को ढूंढकर मुझे डांटने के लिए ही बुला रही होगी। अपने दिल ही दिल में ये सोचती हुई मैं अनाथालय की मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। आज उसका चेहरा रोजाना के मुकाबले बहुत ज्यादा खिला हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज जैसे वो बहुत खुश मिजाज मूड में है। ये देखकर मुझे हैरानी तो हुई थी, क्योंकि उसका मूड अक्सर बहुत खराब रहता था। वो औरत तो हर वक्त दूसरों पर बस चिल्लाती रहती थी। इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। उसका सबसे पसंदीदा शौक तो लोगों को परेशान करना और उन्हें नीचा दिखाना था। इस वजह से मेरी भी उससे कई बार बहस हो चुकी थी। मैं अंदर गई तो उसने मुझसे कहा, अरे रेखा, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। मैंने सामने की तरफ देखा तो वहां सोफे पर एक नौजवान बैठा हुआ था और उसके साथ एक औरत भी मौजूद थी। मैंने हैरानी से उन्हें देखते हुए सोचने लगी, ये कौन लोग हैं, क्योंकि मैं तो इन्हें जानती भी नहीं थी और इतने सालों में इस अनाथालय में मुझे कोई मिलने भी नहीं आया। मैंने धीरे से उन्हें नमस्ते किया। फिर मालकिन ने मेरा उनसे परिचय करवाया और कहा, ये रेखा है। जब ये 1 महीने की थी तब इसका बाप इसे यहाँ छोड़कर चला गया था। इसके बाद से हम इसे अनाथालय में ही पाल पोस रहे हैं। मुझे मालकिन की बातें समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो लोग मुझसे छोटे छोटे सवाल करने लगे, जैसे कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कितनी की है, इस अनाथालय में मुझे अब कितने साल हो गए हैं, मेरी उम्र क्या है, वगैरह वगैरह। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने मालकिन के डर के कारण चुपचाप उनके सारे सवालों के जवाब देती जा रही थी। मालकिन ने मुझसे कहा, ये लोग खास तौर पर तुमसे ही मिलने के लिए यहाँ आए हैं। दरअसल ये एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो इन्हें लगा कि क्यों ना अनाथालय में आकर किसी लड़की को ढूंढा जाए जिसे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा पता ना हो, क्योंकि अनाथालय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियां ज्यादा बाहर नहीं जाती और ना ही वो आजकल की लड़कियों की तरह तेज तर्रार भी होती हैं। मालकिन की बात सुनकर मुझे हंसी तो बहुत जोर से आई थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उनकी ये बात बहुत ही अजीब थी। कहना था कि लड़कियों को बाहर का कुछ भी पता नहीं होता है, जबकि असल में तो उन्हें लोगों के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। हम लोगों ने जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखा होता है और उसे जिया भी होता है। इसीलिए हम बहुत जल्दी ही लोगों की हकीकत जान लेते हैं। मुझे तो लगता था कि कोई भी हमारा हमदर्द नहीं हो सकता और ना ही हमें किसी से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे सगे बाप ने मुझे बहुत ही छोटी सी उम्र में अनाथालय में छोड़ दिया था, जबकि मैं सिर्फ 1 महीने की थी। अगर वो चाहते तो मुझे अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोझ समझा और यहाँ छोड़ गए। मैं अपने बाप के जिंदा होते हुए भी अनाथ हो गई थी और यहीं पर पली बड़ी थी। बचपन से लेकर अब तक मैं मालकिन की बहुत मार खा चुकी थी और उसकी न जाने कितनी ही ताने भरी बातें सुन चुकी थी। वो हम सबको यहाँ पर गुलामों से भी बुरा तरीके से रखती थी और हमारे साथ बहुत बुरा सुलूक करती थी। अनाथालय में मेरी किसी भी लड़की से कुछ खास नहीं बनती थी, सिवाय एक लड़की मीरा के, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं हमेशा उसके साथ रहती और उसके साथ ही खाना वगैरह खाती। अनाथालय में खाने के नाम पर सिर्फ मजाक ही होता था। यहाँ जब भी खाना आता तो वो ऐसा नहीं होता था कि उसे कोई इंसान खा सके।
ऐसा लगता था जैसे किसी जेल के कैदियों के लिए खाना आया है। दरअसल जो भी फंड आते थे, उनमें से आधे से ज्यादा फंड तो वो मालकिन अपने पास ही रख लेती थी और बाकी पैसे हम पर खर्च करती थी। अनाथालय की सफाई भी हम लोग मिलकर करते थे और पढ़ाई के नाम पर भी मालकिन ने हमारे साथ मजाक किया था। उसने एक ऐसे टीचर को हमें पढ़ाने के लिए बुलवाया था जिसे कोई भी अनुभव नहीं था और जो हमें पढ़ाने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं लेती थी। हालांकि उसे पैसे अलग से मिलते थे। वो तो एक चोर थी। उसे कहना ये बिल्कुल ठीक ही था। जो पैसे हमारी भलाई और सुधार में लगाए जाने चाहिए थे, वो सारे पैसे अपने पास रखती थी और खुद ऐसो आराम की जिंदगी जी रही थी। अनाथालय की मालकिन बहुत मोटी थी और मुझे बहुत बुरी लगती थी। वैसे भी यहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसे अनाथालय की मालकिन पसंद हो। सारी लड़कियां हर वक्त उसके बारे में बुरी बातें ही करती रहती थी, क्योंकि उसने हर एक लड़की के साथ इतना बुरा सुलूक किया था कि किसी के दिल में भी उसके लिए अच्छी जगह नहीं बन पाई थी। बस जहाँ से उसे पैसे आते नजर आते थे, वहीं वो अपने अंदर नरमी भरकर आ जाती थी। अभी वो औरत और लड़के के सामने बैठी बहुत खुश मिजाज लहजे में बात कर रही थी। मैं जानती थी कि उसने बहुत मोटी रकम इन लोगों से ली होगी। वो मुझसे कह रही थी, मैंने अनाथालय की बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें इन्हें दी थी और उनमें से तुम ही इन्हें पसंद आई हो और अब ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। साथ ही वो मुझे इशारे से कह रही थी, तमीज से बैठो और कायदे से पेश आओ, इस रिश्ते से मना मत करना। मैं जानती थी कि अनाथालय की मालकिन एक तरह से मेरा सौदा कर रही थी, मगर वो औरत और उसके साथ आया हुआ लड़का मुझे बहुत सुलझे हुए लोग लग रहे थे। एक पल में मैंने हिसाब लगाया कि अगर मेरी शादी इस लड़के से हो जाती है तो मेरी जान इस अनाथालय और उसकी मालकिन से हमेशा के लिए छूट जाएगी और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। और अगर मैं यहाँ पर रही तो फिर मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी और ना ही मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। आज किस्मत मुझे एक खूबसूरत मौका दे रही थी, तो फिर मुझे उसका फायदा उठाना चाहिए। यही सोचकर मैंने एक मुस्कान अपने चेहरे पर सजाई और अनाथालय की मालकिन को उसके ही अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। मेरी इतनी आज्ञाकारिता देखकर वो हैरान रह गई थी। यकीन तो उसे भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने उन लोगों के सामने कहा कि हम कुछ दिनों में तुम्हें जवाब दे देंगे। जब वो लोग वहां से चले गए तो अनाथालय की मालकिन मुझसे कहने लगी, तुम इतनी टेढ़ी लड़की हो, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, फिर तुम इतनी आसानी से मान कैसे गई? मैंने उससे कहा, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। तुमने उनसे जितने पैसे लिए हैं, तुम बस उनसे ही मतलब रखो, ना कि तुम मेरे पीछे पड़ जाओ। मेरी बात सुनकर उसका मुंह बन गया, क्योंकि वो तो असल में ये चाहती थी कि ये बात किसी को भी पता ना चले, मगर मैं उसकी रग रग से वाकिफ थी। मैं वापस अंदर आई तो मीरा मुझसे कहने लगी, क्या हुआ रेखा, मालकिन ने तुम्हें क्यों बुलाया था और वो तुम्हें फिर से डांट रही थी? मैंने उससे कहा, नहीं, वो डांट नहीं रही थी, बल्कि अब की बार तो मेरी किस्मत चमक गई है। ये सुनकर वो हैरान हुई और कहने लगी, आखिर ऐसा क्या हुआ? फिर मैंने उसे वहां जो कुछ भी हुआ था वो सारा हाल कह सुनाया और बोली, मैंने उन लोगों को हाँ कर दी है। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ और एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या ये कुछ गलत है? मीरा कहने लगी, नहीं, मगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? तुमने मुझसे अकेले में बातचीत किए बिना ये फैसला क्यों लिया? तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए था। मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता मैंने गलत फैसला किया है या सही, और ये भी नहीं जानती कि इस फैसले के असर मुझ पर क्या होंगे, लेकिन मैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए भी यहाँ से बाहर निकलने का कोई इंतजाम करूंगी। तुम देखना,
एक दिन मैं इस अनाथालय की मालकिन से हर एक जुल्म का बदला लेकर रहूंगी। पूरी रात मैं अपनी आंखों में सपने सजाती रही। वहां रहने वाली सारी लड़कियों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अब मैं इस अनाथालय में नहीं रहूंगी और जल्द ही मैं यहाँ से विदा होकर एक बहुत बड़े घर में चली जाऊंगी। सब तरफ मेरी ही चर्चा हो रही थी और इस बात से सब लोग जल भी रहे थे, पर कुछ लोग पंचायत करने की वजह से कई जगह गुट बनाकर जमा भी हो चुके थे, क्योंकि उन्हें चटकादेदार कहानी चाहिए थी। मगर मैं उन सबको नजरअंदाज कर दिया और ये सोचने लगी कि यहाँ से निकलकर सबसे पहले मैं क्या काम करूंगी। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, मगर अपने बाप से मैं कभी भी मिलना नहीं चाहती थी। मुझे अपने बाप से नफरत हो गई थी। मेरे लिए तो मेरा बाप सालों पहले ही मर चुका था और अगर वो कभी भी मुड़कर मेरे पास वापस आता तो भी मैं उसे पहचानने से इनकार कर देती। वैसे भी मुझे तो अपनी शक्ल भी याद नहीं थी। एक माँ के बच्चे को आखिर क्या पता होता है कि कौन आपका क्या लगता है। इसीलिए इस दुनिया में लोगों की भीड़ में अगर वो मुझे कहीं दिख भी जाते तो मैं ना तो उन्हें पहचान पाती और ना ही वो मुझे पहचान पाते। इसलिए मैं आराम से इस शहर में रह सकती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और ना ही मैं ये सब जानने में कोई रुचि रखती थी। मगर मीरा ने मुझसे कहा था, जब तुम यहाँ से जाओ तो सबसे पहले अपने पिता से मिलने जाना। हो सकता है कि वो तुम्हें याद करते हो। मेरी सोच मीरा के जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत ही नरम दिल लड़की थी। वो हमेशा दूसरों को एक नया मौका देने पर यकीन रखती थी, लेकिन मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। फिर भी हम दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। हमारी दोस्ती की शुरुआत भी बहुत ही अलग तरीके से हुई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 7 साल की थी और पहली बार मीरा यहाँ पर आई थी। वो उस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मालकिन का रवैया उसे बहुत ज्यादा भयभीत कर रहा था। उसके माँ बाप की मौत एक हादसे में हो गई थी और उसके सगे चाचा ने उसके पिता की जायदाद पर कब्जा करके उसे अनाथालय में छोड़ दिया था। वो लावारिस यहाँ पर मिली थी। मालकिन ने उसे अंदर ले आई। सभी लड़कियां उसे अजीब नजरों से घूर रही थी और वो लगातार रोए जा रही थी। फिर वो एक कोने में जाकर बैठ गई। मालकिन ने गुस्से में कहा, अपना ये रोना धोना बंद कर। अब तुझे यहाँ पर कोई भी लेने नहीं आएगा। अब तुझे यहीं रहना है। मुझे मालकिन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वो एक बच्ची पर ऐसे कैसे चिल्ला रही है। इसीलिए मालकिन के जाने के तुरंत बाद मैं उठकर मीरा की तरफ आई और धीरे से उसके हाथों को थामा। उसकी आंखों में देखा जहां से मोटे मोटे आंसू टपक रहे थे। फिर मैंने उसकी आंखें साफ की और उसे कहने लगी, देखो, अब तुम इस पूरी दुनिया में अकेली हो। तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं आज से तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों पर भरोसा मत करना और ना ही उनसे कोई उम्मीद लगाना, क्योंकि इस सब का कोई फायदा नहीं होता। उस दिन के बाद से मेरी और मीरा की ऐसी दोस्ती हुई जो आज तक नहीं टूट पाई। वक्त के साथ साथ उसने भी यहाँ पर रहना सीख लिया था और अब तो बहुत साल गुजर गए थे। मैंने मीरा के अलावा अनाथालय में किसी और लड़की से कभी दोस्ती नहीं की। मेरी इकलौती दोस्त सिर्फ मीरा ही थी और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी। इसीलिए मेरा पक्का इरादा था कि यहाँ से बाहर जाते ही मैं सबसे पहले मीरा को यहाँ से लेकर जाऊंगी, चाहे फिर इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े, क्योंकि वो एक डरपोक लड़की थी और वो जरा जरा सी चीजों पर रोने लग जाती थी। अब भी जब उसने ये सुना कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है, तो वो ये सुनकर भी रोने लग गई थी। हालांकि वो मेरे ऊपर इस बात को जाहिर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी वजह से यहाँ पर रुक जाऊं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ दूं, क्योंकि हमारी दोस्ती थी ही ऐसी। हम एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देने पर तैयार हो जाते थे। मगर अब वो अपने आंसू मुझसे छुपा रही थी। मैंने उससे कहा,
तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से बाहर तुम्हारे और अपने, हम दोनों के लिए ही जा रही हूँ। तुम रो मत, सिर्फ मेरा इंतजार करना। वो बार बार मुझसे इस बात का जिक्र करती थी कि कहीं वो लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें। न जाने किन लोगों को मालकिन ढूंढ कर लाई है। हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए गलत फैसला कर रही हो, इसीलिए तुम एक बार फिर से इस बारे में सोच लो। मैंने मीरा से कहा, देखो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो डर जाऊं। मैं यहाँ से एक बार अगर बाहर निकल गई तो फिर मेरा यकीन करो, हम दोनों की जिंदगियां बहुत ही आसान हो जाएंगी और हमें एक बार अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का मौका मिल जाएगा। हम इस जंगल से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। फिर मैं उसे अगले कई दिनों तक इस बारे में समझाती रही। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद वो लोग दोबारा आए और मेरी दोस्त से भी मिले। उन्होंने कहा कि हमें शादी करने की बहुत जल्दी है। हम ये शादी सादगी से करना चाहते हैं। मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि वो इतने बड़े अमीर घर से आए हैं और अमीर लोग हैं। इसके बावजूद वो मुझ जैसी एक अनाथालय में पलने वाली गरीब लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं। मैंने तो सुन रखा था कि ये अमीर लोग हमेशा अपने जैसे ही लोगों में शादी करना पसंद करते हैं, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। कुछ तो अजीब था। उन्होंने तो यही बहाना बनाया था कि अनाथालय की लड़कियां मासूम होती हैं, तेज तर्रार नहीं होती, मगर ये बहाना तो मुझे बिल्कुल ही बेकार का लग रहा था। असल कहानी कुछ और ही होगी। खैर, मेरा रिश्ता अब उनके साथ पक्का कर दिया गया था और फिर एक छोटी सी रस्म अनाथालय में ही की गई थी। आज अनाथालय की सारी लड़कियां बेहद खुश थीं, क्योंकि आज न जाने कितने समय के बाद उन्हें अच्छा खाना खाने को मिला था। लड़के वालों ने खुद ही सारा इंतजाम किया था। उनकी तरफ से सिर्फ उनके करीबी रिश्तेदार ही आए थे। रात के वक्त मैं अपनी उंगली में सजी हुई सगाई की अंगूठी को देखे जा रही थी। मैं अब किसी के नाम से जुड़ गई थी। अब मैं किसी और की हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में तो कोई भी जज्बात नहीं उभर रहे थे। मेरा दिल बिल्कुल खाली था और बहुत सुकून था, लेकिन मेरा डर मेरे दिल में जड़ें पकड़कर बैठा हुआ था। पर मैं इस सब का जिक्र मीरा से नहीं कर रही थी। मैंने ये चाहती थी कि वो परेशान हो जाए और फिर मुझे मेरे इस इरादे से पीछे हटा दे। कुछ दिन बाद लड़के वालों ने ये जानकारी दी कि वो 2 हफ्ते के बाद शादी के लिए आएंगे। तैयारी वगैरह हो गई है और मेरी होने वाली सास ने मेरे लिए एक अच्छा सा लहंगा भी भेजा। इस सब के दौरान अनाथालय की मालकिन ने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए थे मेरे ससुराल वालों से। कभी किसी चीज के नाम पर वो उनसे पैसे लेती तो कभी किसी चीज के नाम पर। मैं अच्छे से जानती थी कि वो ये सब पैसे अपनी जेब में डालने वाली है। शादी की तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी थी। वो सब लोग शादी के लिए आ गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान से मेरी शादी होने वाली है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो भी एक ऐसा नौजवान जो बहुत अमीर है। मीरा भी मेरी वजह से बहुत ज्यादा खुश थी। अब हम लोग एक उम्मीद बढ़ा रहे थे कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता हमें मिल ही जाएगा। मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। पहली बार जिंदगी में मैंने इतने सारे जेवर पहने थे और इतना तैयार हुई थी। मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। फिर अचानक से बाहर शोर मच गया कि बारात आ गई है। अनाथालय की मालकिन बाहर खड़ी उनके स्वागत की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर के बाद बाराती अंदर आ गए और जैसे ही मेरी नजर सामने खड़े दूल्हे पर पड़ी तो मेरी तो चीखें ही निकल गईं, क्योंकि वो तो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। अब तक जो कुछ भी मुझे बताया गया था उसके मुताबिक तो वो हैंडसम लड़का ही मेरा होने वाला पति था, जो शुरू से लेकर अब तक मुझसे मिलने आया था और रिश्ता करते वक्त भी वो मेरी सास के साथ आया था और मंगनी के वक्त भी। लेकिन अब ये सब क्या है? मैं हैरान हुई। मैंने अनाथालय की मालकिन से कहा, मेरी मंगनी तो किसी और के साथ हुई थी, फिर ये कौन है? मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर वो बोली, तुम पागल हो? तुम्हारी मंगनी
एक अधेड़ उम्र के आदमी से ही हुई है। वो तो बस तुम मना ना करो, इसीलिए मैंने उस नौजवान को यहाँ पर ही रखा। वो तो दरअसल उसका छोटा भतीजा है। तुमसे ये बात मैंने छुपाए रखी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। अब खामोशी से बैठ जाओ और हमारा तमाशा मत बनाओ। उसने तो मुझे सच में फंसा दिया था। मेरे पास अब और कोई भी चारा नहीं बचा था। बारात दरवाजे पर खड़ी थी और उसे वापस भिजवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मीरा ने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो अभी इसी वक्त मना कर दो। तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मना कर दूंगी तो मेरे सपने पूरे कैसे होंगे? मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? एक बार मैं यहाँ से निकल लूं तो मैं अपने सपनों को कैसे भी पूरा कर लूंगी। यही सोचकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी हो जाने के बाद मेरे जज्बात बिल्कुल ही अलग हो गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे सपने छीन लिए गए हों। शादी के बाद मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारी विदाई भी हम आज ही करेंगे। हालांकि इससे पहले ये बात की ही नहीं गई थी कि विदाई शादी वाले दिन ही की जाएगी। बहरहाल अब मैं कुछ भी बोलती, कुछ भी करती तो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी। मेरी भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये सब लोग बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब के सब झूठ बोलने में बहुत ही माहिर हैं, और ये जो झूठ बोला गया था ये कोई छोटा नहीं था। ये बात तो उन्हें पहले बता देनी चाहिए थी कि विदाई आज ही होगी। मैं जानती थी कि ये सब अनाथालय की मालकिन की चाल है। उसे तो बस पैसे चाहिए थे जो उसे मिल गए थे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो या ना हो, इस बात से उसको कोई भी लेना देना नहीं था। ना चाहते हुए भी मुझे विदा होकर उन लोगों के साथ जाना पड़ा था। रास्ते भर वो लोग अजीब तरह से छुप छुप कर बातें कर रहे थे। उनकी बातें मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे कोई ऐसी चीज है जिससे मैं अनजान हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। रास्ते में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिसे मैं अपनी सास समझ रही हूँ वो दरअसल एक नौजवान की माँ है। कितना अजीब हो रहा था ना। अब ना जाने आगे जाकर किन किन रहस्यों से पर्दे उठने वाले थे। मैं अपने आप को अपने आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। मैं इतनी बड़ी गाड़ी में आज पहली बार बैठी थी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पैसे वाले थे। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि क्या पता ये सब जो मैं देख रही हूँ ये भी सब धोखा हो। ये लोग खुद को अमीर दिखाकर मुझे धोखे से अपने साथ ले जा रहे हूँ। मगर फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ऐसा नहीं है। उनके भाव भाषा से ही लग रहा था कि ये लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। 1 घंटे के लंबे सफर के बाद हम लोग एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुक गए थे। इतनी बड़ी कोठी, इतना आलीशान बंगला मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरा दिल तो खुशी से भर गया था कि अब इस बंगले पर मैं राज करूंगी। कुछ देर पहले होने वाले सारे वाकये को मैं भूल गई थी और बिल्कुल ही मगन होकर इस बंगले को देखने लगी थी। लेकिन फिर तभी किसी औरत की आवाज मुझे वापस हकीकत की दुनिया में खींच लाई। उनके साथ मैं इस बंगले के अंदर आ गई थी। वो बंगला बाहर से जितना आलीशान था, अंदर से वो उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत था। मैं तो हैरानगी से इधर उधर देखे जा रही थी। लोग मुझे देखकर आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने खुद को फौरन संभाला और ऐसे दिखाया कि मैं तो एक शर्मीली दुल्हन हूँ। मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुझे एक सोफे पर बिठा दिया गया और फिर काफी सारे पिक्चर्स और वीडियो बनाए जाने लगे। मैं इस सबसे बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। एक तो उस बूढ़े आदमी के साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाने का मुझे कोई शौक नहीं था, और दूसरा मैं अब बहुत थक चुकी थी। मैं सिर्फ आराम करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर किसी को मैं ये सब बोल भी नहीं सकती थी। अनाथालय से कोई भी लड़की
मेरे साथ नहीं आई थी। यहाँ तक कि मीरा को भी आने की इजाज़त मालकिन ने नहीं दी थी। हालांकि उसका बहुत दिल था कि वो मेरे साथ आए और इस बात से भी वो वाकिफ हो जाए कि मैं किन लोगों के साथ जा रही हूँ। फोटो सेशन होने के बाद जब मैं फ्री हुई तो मुझे कमरे में भेज दिया गया। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने पति को देखूं, लेकिन मुझे उसके इंतजार में जागना ही था। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में आया। मैंने उसे एक अलग नज़र से देखा तो मुझे लगा कि वो तो बहुत ही ग्रेसफुल है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है। मेरे देखने का नज़रिया बदल चुका था तो मुझे उनमें बहुत सी अच्छाइयाँ नज़र आने लगीं। वो बहुत ही धीमे मिजाज के थे। मेरी शादी की पहली रात बहुत ही अच्छी गुजरी थी। मैं जो कुछ देर पहले सब चीज़ों के बारे में गलत ही सोच रही थी, अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। अगले दिन मीरा से मिलने के लिए मैं अनाथालय चली गई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने उसे बताया कि जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैं कितनी खुश हूँ। रिसेप्शन वगैरह से फ्री हो जाने के बाद शादी का तीसरा दिन था तो एक दिन अचानक से मैं घर में बने एक तहखाने में चली गई। वहाँ एक कमरा बना हुआ था। मैं हैरान थी कि भला इस कमरे में क्या होगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और उसमें बहुत सारे आदमी और औरतें और उनके साथ में बच्चे थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी पार्टी वगैरह की ली गई तस्वीर हो। मैं अभी भी उस तस्वीर को देख रही थी। तभी मेरे पति मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये तस्वीर मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की है। अब वो मुझसे बात नहीं करता, लेकिन एक वक्त हम एक पार्टी में गए थे और उसकी पत्नी भी वहां पर आई थी। फिर हमारे सभी दोस्तों ने मिलकर एक साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। अपने कारोबार में व्यस्त हो जाने के बाद वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला मुझे। इसीलिए मैं कभी शादी कर ही नहीं सका। अब जबकि मैंने शादी की है तो मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली है। मैं उनकी ये बात सुनकर मुस्कुराहट के साथ खिल उठी। मेरे दिन यूं ही खूबसूरती से गुजर रहे थे कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। उन्हें इस तरह परेशान होते हुए मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतना परेशान लग रहे हैं? क्या कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है? उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे बताना शुरू किया कि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए हमारे घर पर आए हैं। ये सुनकर तो मैं जैसे दंग रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पिता मुझे ढूंढते हुए आएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो अनाथालय गए थे और फिर वहीं से उन्हें पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। और हैरत की बात तो ये है कि तुम्हारे पिता ही दरअसल मेरे वो दोस्त हैं जो उस दिन तस्वीर में मौजूद थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे इस दोस्त की बेटी होगी। ये कैसा इत्तेफाक है। मैं तो सदमे से चुपचाप बैठी रह गई। फिर मेरे पति ने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं और एक बार बात करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो उनसे जाकर मिल लो। मैंने गुस्से में कहा, नहीं। उन्होंने इतने सालों में कभी भी मेरी परवाह नहीं की और मुझे अनाथालय में डाल दिया, तो अब वो मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं? फिर मेरे पति ने मुझे समझाया और कहा कि तुम एक बार जाकर उनसे मिल तो लो और उनकी बात तो सुन लो। हो सकता है उनके पास कोई ठोस वजह हो। अब मैं अपने पति की बात टाल तो नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने मजबूरन हाँ कर दी और फिर अगले दिन मैं एक रेस्टोरेंट में अपने पिता से मिलने के लिए चली गई। इतने सालों बाद अपने पिता को सामने देखकर भी मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं आ रहे थे। ऐसा लगता था कि हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, जैसे हम दो अजनबी हों और अचानक से टकरा गए हों। वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पर अफसोस साफ नजर आ रहा था, लेकिन मेरा इरादा उनकी बात सुनने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति के कहने पर यहाँ पर आई थी। फिर मेरे बाप ने हिम्मत करके कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें उस अनाथालय में छोड़कर आने के बाद मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली थी। मैं अपनी दूसरी पत्नी के साथ हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद
मेरे यहाँ एक ही औलाद नहीं हुई, इसीलिए मैंने उसे तलाक दे दिया और एक बार फिर से शादी की। तीसरी बीवी से मेरी एक बेटी हुई, लेकिन फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरी तीसरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसका कहना था कि मैं एक खुदगर्ज इंसान हूँ और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मैं खुदगर्जी में ही तुम्हें अनाथालय में डाल दिया था और तुम्हारा कभी ख्याल भी नहीं किया था। और जिस बेटी को मैं अपने साथ रखना चाहता था, वो खुद ही मेरे साथ अब नहीं रहना चाहती थी। मेरी बीवी मेरी बेटी की बात बहुत ज्यादा सुनती थी और वो उसकी बहुत लाडली भी थी। इसीलिए जब उसने कहा कि मुझे यहाँ पापा के साथ नहीं रहना, तो वो उसे अपने साथ लेकर अपने मायके चली गई। न जाने कितने साल हो गए हैं, मैंने अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। मेरी बीवी ने मुझे तलाक भी दे दिया है और अब मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। कहने को तो मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन एक को मैंने खुद छोड़ दिया और दूसरी मुझे अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई। मुझ जैसा बदनसीब इंसान कोई भी नहीं होगा। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे दोस्त की पत्नी बन गई हो, तो ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। दरअसल मैं तुम्हें ढूंढता हुआ अनाथालय चला गया था। पुराने रिकॉर्ड्स जाकर निकलवाए और तुम्हारा पता करवाया, तो अनाथालय की मालकिन ने मुझे बताया कि तुम्हारी तो शादी हो गई है और तुम्हारे बारे में फिर उसने सब कुछ बता दिया। तुम्हारा पता भी दिया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया तो पता चला कि ये तो मेरे अपने ही दोस्त का घर है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुमसे इस तरह से मेरी मुलाकात होगी। मेरी अपने दोस्त से बहुत ज्यादा बनती नहीं है। बस वो मेरे पुराने मोहल्ले का दोस्त था। मेरा कारोबार भी सब डूब गया और मैं अब गरीब हो गया हूँ, लेकिन वो और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है। मुझे उससे नफरत है। तुम मुझसे अब तलाक ले लो। अपने पिता की ये बात सुनकर मैंने हैरानी से सर उठाकर उनकी तरफ देखा। वो एक बार फिर से मेरी जिंदगी अपनी खुदगर्जी और नफरत की वजह से बर्बाद करने पर तुले हुए थे। मैंने उनसे कहा, अब आप दोबारा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने पति से बहुत प्यार है। बेशक शुरुआत में मुझे उनसे प्यार नहीं था, लेकिन अब वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। अब आप मेरी जिंदगी से निकल जाइए और मेरी जिंदगी को खराब करने के लिए दोबारा मेरी जिंदगी में कभी मत आना। जो कुछ आपने गुजरे सालों में मेरे साथ किया, वही बहुत है। ये तो भला हुआ कि मैं आपके साथ पली बड़ी नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि काश मैं आपके साथ रहती, लेकिन अब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, वरना आपकी इस खुदगर्जी की वजह से मैं खुद भी खुदगर्ज बन जाती और न जाने मुझे क्या क्या सहना पड़ता। अब दोबारा मेरे पति से कभी भी मिलने की कोशिश मत करना। आज अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो इसकी वजह सिर्फ मेरे पति ही हैं। उनकी बात का मान रखने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, वरना आपसे मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। अब आपसे मेरा किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर मैं वहां से उठकर वापस आ गई। मेरे पिता पीछे से मुझे आवाज देते रहे। मैंने उनके चेहरे पर लालच की चमक देख ली थी। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पति की दौलत की वजह से वो मुझसे मिलना चाह रहे थे, जबकि वो इस बात को काफी पहले से जानते थे कि मैं शादी करके उनके ही दोस्त के घर में रह रही हूँ। वो अब मिलने के लिए आ रहे थे। उनकी सारी चालें मुझे अब अच्छे से समझ में आ रही थी। उस दिन मैंने सारा किस्सा वहीं पर खत्म किया और भागती हुई अपने घर वापस चली आई। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या बात हुई है। मैंने उन्हें सारी बात बता दी और कहा कि अब आप मुझे कभी भी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि मैं उनसे मिलूं या बातचीत करूं। हाँ, वो मेरे पिता हैं, इस नाते मैं थोड़ी बहुत उनकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा वो मुझसे कोई भी उम्मीद ना रखें। मेरे पति कहने लगे कि उसने हमेशा मुझे गलत समझा है। मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता था। दरअसल उसने गलत इंसान पर भरोसा करके अपना कारोबार उसके हाथों में सौंप दिया था और इसी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा। वो सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करता रहता था और मैं दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार खड़ा करता रहा। उसके बाद से वो मुझसे बात नहीं करता। खैर, तुम परेशान मत हो
अगर तुम चाहो तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। मैंने अपने पति की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, वो कितना अच्छा इंसान था। आज मुझे समझ आ रहा था कि एक अच्छा इंसान होने के लिए हैंडसम होना जरूरी नहीं है। अच्छाई तो किसी भी इंसान में हो सकती है। मैंने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी कि मेरी जिंदगी में मेरा पति मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मेरा इरादा था कि अब मैं मीरा को भी अनाथालय से ले आऊं। कुछ दिन बाद मैं अपने पति के साथ अनाथालय गई। मीरा मुझे देखकर बहुत हैरान हुई और कहा, तुम इतने टाइम के बाद आई हो। मैंने उससे कहा, तुम कुछ काम निपटा लो, फिर चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। मैंने मालकिन से बात कर ली है। वैसे भी वो औरत पैसों की भूखी है। उसने तुम्हें हमारे साथ जाने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पर दी है कि हम उसे ढेर सारे पैसे दें, और हमने उसे पैसे दे दिए हैं। अब चलो, तुम अपना सामान पैक करो। मेरे साथ मेरे घर पर चलकर तुम रहोगी। फिर मैं उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। यहाँ आकर वो बहुत खुश थी। मेरा इरादा था कि कुछ समय के बाद मैं मीरा की भी एक अच्छी जगह पर शादी करवा दूंगी। मेरे पति वैसे भी अक्सर विदेश की ट्रिप पर जाते रहते थे। ऐसे में मीरा मेरे साथ घर पर रहती है तो हम दोनों के लिए ये काफी अच्छा रहता है। हम एक साथ वक्त बिताते और एक साथ बातें किया करते हैं। अब हम गुजरे दिनों को याद करते हैं और आने वाले दिनों की प्लानिंग करते हैं, और अब ये हमारी जिंदगी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।